अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, उसी का कंटिन्यू करेंगे हम। हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद होगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन का हमने पढ़ लिया कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये दो उसके मजीद आगे प्रोसेस होंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ इस तरह के प्रोसेसेस होंगे और इसको हम नाम देंगे इस टॉपिक को मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो प्रोसेस होगा उसको नाम देंगे ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस से मुराद है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। जब भी ग्लूकोज टूटेगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसमें ग्लूकोज टूट के दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा? दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। एक ग्लूकोज के पास 6C यानी कि 6 कार्बन मौजूद होंगे, लेकिन एक पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन मौजूद होंगे। लिहाजा ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है जिसमें C6 कार्बन यानी कि 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज का कंपाउंड है वो टूट जाएगा, इस ब्रोकन वो टूट जाएगा और क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड बनाएगा। अब कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा। ये जो 6 डॉट मैंने लगा दिए, यही समझे कि आप ये कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, कार्बन है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन यानी कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज टूटेगा, 2 एटीपी को पहले इस्तेमाल करेगा ब्रेकडाउन करने के लिए और वो कन्वर्ट हो जाएंगी एडीपी में। हमने पढ़ा था कि एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। जब एटीपी ही बनने की बजाय टूट रही है, इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी सर्फ हो रही है। लिहाजा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो पहला प्रोसेस होगा जिसमें एटीपी किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी में। वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होगा, उसमें हम एनर्जी सर्व करेंगे। हमें एनर्जी हासिल नहीं होगी बल्कि हम एनर्जी खुद सर्व करेंगे। एटीपी एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 NADH में जब कन्वर्ट होंगे तो ये हमारे पास एक चेक आ जाएगा। ये है तो करेंसी का चेक है, लेकिन इसे हम कैश करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारेंगे। एक NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है वो 2 एटीपी देगा और जो क्रेब्स साइकिल में NADH बनेगी यहां पर वो 3 एटीपी देंगे। एक NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है वो 2 एटीपी देगा वो 3 ही, लेकिन एक एटीपी उसको सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हुए सर्व करना पड़ जाएगी। यानी कि एक साइटोप्लाज्म से एक NADH अगर अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेके जाना चाहता है तो उसे एक NADH यानी कि एक एटीपी सर्व करनी पड़ेगी। एक NADH में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर दूसरा NADH में कन्वर्ट हो गया। इनके पास 3 एटीपी मौजूद हैं, लेकिन नेट गेन हमारे पास सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ से ये NADH सेल के साइटोप्लाज्म से मूव करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर तो वो अपना एक एटीपी लगा देंगे। उसके बाद 4 ADP किस में कन्वर्ट होंगे? 4 ATP में। पहले फेज में हमने देखा कि ATP कन्वर्ट हो रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी का एक निशान है वो कन्वर्ट हो रहा है ADP में और एनर्जी हासिल हो रही है और सर्फ हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि NAD को किस में कन्वर्ट किया गया? NADH में, जो कि चेक आ गया हमारे पास। और 4 NADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। यहाँ पर हमारे पास 4 ATP हासिल हुए, लेकिन हम लिखेंगे 2 क्योंकि 2 एटीपी हमने यहाँ पर सर्व भी तो कर दिए, 2 एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। लिहाजा नेट गेन जो हमारे पास आएगी वो 2 एटीपी आएगी और 2 NADH आएगी। और ये जो 2 NADH होंगे उनके पास 2 एटीपी होंगे, देंगे ये 3 एटीपी ही, लेकिन एक एटीपी ये सर्व कर देंगे अपने। उसके बाद 1 2 3 डॉट मैंने ये लगाए हैं और 3 डॉट मैंने ये लगाए हैं। 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे, ये मैंने लिख भी दिया साथ के पायरुविक एसिड बन जाएंगे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटने लगेगा वो 2 एटीपी को इस्तेमाल करके 2 एडीपी में कन्वर्ट करेगा, 2 NAD को निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, 4 ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को 4 ATP में कन्वर्ट करेगा। ये हमारे पास 4 ATP आ गए, लेकिन 2 हमने यहाँ पे सर्व कर दिए। तो लिखते वक्त हम लिखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH और 2 ATP हासिल हुए। क्रेब्स साइकिल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म से वो एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चले जाएंगे। सर हैंस क्रब्स, ये एक साइंसदान का नाम था हैंस क्रब्स। उस बंदे ने इस क्रेब्स साइकिल को दरियाफ्त किया तो उसी के नाम के ऊपर इसको क्रेब्स साइकिल का नाम दे दिया गया। इसमें देखें कि 1 2 3
3 कार्बन वाला एक पायरुविक एसिड मैंने लिख लिया है। लिहाजा इस तरह के 2 प्रोसेसेस होंगे, एक तो ये वाला आ गया यहाँ पे और दूसरा फिर ये वाला आएगा। तो ये जितनी चीजें बन रही हैं ये डबल डबल बनेगी। ये मैं एक ही पायरुविक एसिड का लिख रहा हूँ। साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड आगे मूव कर गया, NAD को किसमें उसमें कन्वर्ट कर दिया, NADH में, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मैट्रिक्स है, और ये 2 पायरुविक एसिड से बच जाने वाले 2 कार्बन जो हैं वो कोएंजाइम A के साथ अटैच कर गए और ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A। आप सोच रहे होंगे कि एक कार्बन किधर गया, तो ये एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ लाके कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया है। अब 2 कार्बन और एसिड कोएंजाइम A, अब इसे कुल मिला के कहेंगे एसिटाइल को A या एसिटाइल कोएंजाइम A। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम A आगे की तरफ मूव करेगा तो फिर क्रब साइकिल असल में स्टार्ट होगा। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनने वाला जो पायरुविक एसिड है वो जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा तो वो अपने आप को CoA में या एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करेगा, तब जाके क्रब साइकिल में दाखिल होगा। अब क्रब साइकिल में जब दाखिल होगा तो 3 NAD को 3 NADH में कन्वर्ट करेगा। हर NADH के पास 3 ATP मौजूद होंगे। एक ATP को एक ADP को एक ATP में कन्वर्ट करेगा, एक FAD को FADH2 में कन्वर्ट करेगा, और एक FADH2 के पास 2 ATP मौजूद होंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल खारिज कर देगा। एक दफा दोबारा से देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास पायरुविक एसिड बन गया। एक पायरुविक एसिड को उठा के मैं यहां पे रख रहा हूं। पायरुविक एसिड जब साइटोप्लाज्म से मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, NAD को किसमें कन्वर्ट करेगा, NADH में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी। अब CoA इसी मैट्रिक्स के अंदर पड़ा होगा, उसके साथ ही ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएगा और कुल मिला के ये कहलाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। फिर उसके बाद ये क्रब साइकिल में दाखिल होगा। क्रब साइकिल में दाखिल होने के बाद ये 3 NAD को NADH में कन्वर्ट करेगा, एक ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा, एक FAD को FADH2 में कन्वर्ट करेगा। एक NADH के पास 3 ATP, एक ATP तो एक ही ATP हुआ, और एक FADH के पास 2 ATP मौजूद होंगे और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक हमने फोटोसिंथेसिस के नतीजे में भी देखी थी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो है जिसमें हम ये जो बन जाने वाले चेक हैं, जो नेट करेंसी नहीं है बल्कि चेक की सूरत में है, उनको यहाँ पे विथड्रॉ करवाएंगे या कैश करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADH 3 ATP को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 3 ATP में। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अपनी लगा देगी और क्या बना देगी, H2O पानी बन जाएगा। अब ये हमारे पास सिर्फ NAD रह जाएगा, सिर्फ NAD रह जाएगा। एक FADH2 कितने ATP को ATP में कन्वर्ट कर दिया, 2 ADP को 2 ATP में कन्वर्ट कर दिया। ATP ADP से बड़ा यूनिट है, और एक ऑक्सीजन को अपनी हाइड्रोजन देके पानी बना रही है और हमारे पास FAD एक सिंपल बच जाएगा। ये कुछ इस तरह से हासिल होने वाली सारी एनर्जी का फ्लो चार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितनी एनर्जी मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास हासिल होती है।